हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक लिया है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपी टेट हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, बिहार टेट हो गया और झारखंड टेट हो गया, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, और जितने भी टीचिंग्स के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी सीडीपी आपकी आती है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक मैं करवा रही हूँ आपको जो हर बार आपके टीचिंग्स के एग्ज़ाम में आते हैं। आपको इन्हीं टॉपिक्स में से पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको अलग से कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा का सारा सिलेबस मैं इन टॉपिक्स में आपको कवर करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया, नैतिकता का सिद्धांत दिया। तो पहले देख लेते हैं कि नैतिकता क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, मोरालिटी यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। फ्रेंड्स, क्या सही है और क्या गलत है हमें नैतिकता से ही पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। फ्रेंड्स, जैसे उसको माहौल मिलेगा, जिस प्रकार का उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वैसा ही वो सीखेगा। अगर उसको अच्छा माहौल मिलता है, नैतिक माहौल मिलता है, जैसे वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन है वो अगर अच्छा है, गुड है, ठीक है, तो वहाँ के बच्चे क्या होंगे, नैतिक हो जाएंगे। जैसे अगर बच्चे के सामने अच्छी बातें बोली जाती हैं तो बच्चा अच्छी बातों को ही सीखता है। अगर बच्चे के सामने आप गलत तरीके से बात करते हैं तो बच्चा उस व्यवहार को भी सीख जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए बच्चे के विकास के लिए नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है, नैतिक डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि नैतिकता क्या होती है। फ्रेंड्स, नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है कि बच्चे के लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और ये हमें मिलता कहाँ से है, तो फ्रेंड्स वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने सामाजिक परिवेश से सीखते हैं, अपने परिवार और आस पड़ोस से हम अपनी समाज से सीखते हैं कि क्या चीज़ें नैतिक हैं और क्या अनैतिक हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कोहलबर्ग फ्रेंड्स कहाँ के रहने वाले थे, तो कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, ये टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोहलबर्ग कहाँ के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, ये कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे और ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो पूछा जाता है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रेंड्स लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। ओके फ्रेंड्स, ये अपनी छोटी छोटी कथाओं के जरिए छोटे छोटे प्रश्न पूछते थे, उन्हीं के जरिए बच्चों को सिखाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इनकी क्या कहानी थी। ठीक है, कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। ठीक है, तो इनसे संबंधित एक कहानी बहुत ही फेमस है और इस कहानी से रिलेटेड आपके सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या कहानी थी। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। क्या है, यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह एक तरह का रेडियम था। क्या था, रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के फार्मिस्ट ने की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई के खर्चे से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। कितना, 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। ओके, उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज, फ्रेंड्स पूछा जाता है हिंज, ठीक है,
हिंज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। ओके, उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उसे उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। तो चलिए देखते हैं। अब ये प्रश्न पूछेंगे तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि नैतिक दुविधा। अब अगर हिंज चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती, और अगर हिंज ने चोरी की तो वो कैसा काम हो गया? अनैतिक हो गया, और उसे कहाँ जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? नैतिक दुविधा। अब इसने किस में डाल दिया? डिलेमा में डाल दिया, मोरल डिलेमा में डाल दिया। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपकी क्या हो जाएगी? नैतिक दुविधा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी जो पत्नी है बीमार, वो मर जाएगी। ओके, तो ये क्या हो गया? एक नैतिक दुविधा होगी फ्रेंड्स। हिंज की पत्नी है बीमार, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। अगर वो चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? तो ये डिलेमा हो गया। ठीक है, मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। ओके, फिर पूछा जाता है कि नैतिक तर्कणा क्या होता है? नैतिक तर्कणा सही और गलत में किसी एक को चुनना, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने क्या किया? चोरी को चुना। सही और गलत में से किसी एक चीज को चुनना क्या होता है? नैतिक तर्कणा होती है। जैसे कि हिंज ने क्या चुना था? उसने चोरी करना चुना था। ओके फ्रेंड्स, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं, 3 लेवल बताए हैं। ओके, तो देख लेते हैं। और 3 लेवल में से 2-2 उसमें उप लेवल हैं। ओके, तो कितने हो गए? 6 हो गए। ओके, तो नंबर 1 है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये कब से कब तक होती है? तो 4 से 10 वर्ष तक मानी गई है। कौन सी? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसको फ्रेंड्स आप इंग्लिश में लर्न कर लीजिए, क्योंकि हिंदी की टर्म को चेंज कर देते हैं एग्जामिनर, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप अगर इंग्लिश में लर्न कर लेंगे तो समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कब से कब तक मानी जाती है? तो 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में नैतिकता क्या होती है? शून्य होती है। इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता जो होती है वो शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। ओके, इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता क्या होती है? शून्य होती है। ओके, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। इन्होंने इस अवस्था को कितने भागों में बांटा है फ्रेंड्स? तो 2 भागों में बांटा है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ओके, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। ओके फ्रेंड्स, वो जानता है इस स्टेज में कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और गलत करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ओके, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि इस स्टेज में वो जान जाते हैं कि नैतिकता
क्या है। ओके, नैतिकता का ज्ञान हो जाता है इस स्टेज में। ओके, नेक्स्ट है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ओके, तो इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद करेगा। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में बच्चे को जैसा व्यवहार सामने वाले से मिलता है उसके साथ वो वैसा ही व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। जैसा उसके साथ व्यवहार हुआ उसने जस्ट वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ किया। ओके, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। क्या है? रूढ़िगत। नेक्स्ट स्टेज क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे नाम से जाना जाता है परंपरागत नैतिकता का स्तर। ओके फ्रेंड्स, ये कब से कब तक होती है? तो 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था को रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहा जाता है। ओके, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। जो दूसरे के मानदंड यानी कि नियम कानून होते हैं वो अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है, जिसे नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। ओके, इसके माध्यम से वह निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इस स्तर के 2 भाग हैं और इस स्तर के भी 2 भाग हैं। इस स्तर को भी कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स? तो 2 भागों में बांटा गया। ओके, जितनी भी स्टेजेस हैं इनकी 3 स्टेजेस हैं और 3 स्टेजेस में 2-2 और स्टेजेस बांटी गई हैं। ओके, तो नंबर 1 है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। ओके, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। ओके, तथा वह दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। इस अवस्था में वो सोचते हैं अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमें दूसरों से भी अच्छा फल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं अच्छा राइटिंग करूँगा या अच्छा स्पीकिंग करूँगा, स्पीच दूंगा तो मुझे टीचर से भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें कानून की जो व्यवस्था होता है उसको बनाए रखने की भावना उसके अंदर होती है। जो समाज में नियम कानून बने हैं उनको वो तोड़ना नहीं चाहता है इस अवस्था के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट स्टेज है उत्तर पारंपरिक अवस्था। ये क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, उच्चतर आयु। ओके, सीमा के बच्चे क्या करते हैं? ये कब से कब तक माने जाते हैं? तो 13 से एबव, 13 से ज़्यादा के। और इसमें भी 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो इसमें भी 2 चरण होते हैं। ओके, कौन कौन सा? तो नंबर 1 है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। ओके, इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? वही कार्य करते हैं जो उनको सही लगता है। ओके, वह यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो देखा जाएगा कि यहाँ जीवन बचाना महत्वपूर्ण है भी या नहीं। ओके, तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? सोचने विचारने की उनके अंदर क्षमता हो जाती है। ओके, वो नियमों कानूनों को समझने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ओके,
इस अवस्था में बालक अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। इस अवस्था में बालक क्या होता है, अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्श के द्वारा होता है। ओके, यहाँ बच्चों के अनुरूप व्यवहार करना होता है कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस प्रकार से व्यवहार अपने प्रति चाहता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं। उन्होंने कुछ अन्य अवस्थाएं भी दी हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कौन सी है, स्वकेंद्रित अवस्था। इन्होंने दिया है स्वकेंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। ओके, यानी कि 3 वर्ष से शुरू हो जाता है और 6 वर्ष तक इस अवस्था का कार्यकाल होता है। ओके, इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छा की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। वो अपनी इच्छाओं को ही केंद्रित करता है कि उसकी व्यवहारिक क्रियाएं क्या हैं और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। ओके, बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्वार्थ यानी कि उसके स्वयं के कल्याण के हित के लिए होता है। जो जिसमें उसका कल्याण यानी कि उसका हित जुड़ा होता है उसे ही वो क्या समझता है, नैतिक कार्य समझता है। ओके, नेक्स्ट है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। इस अवस्था में ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो 7वें वर्ष तक, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है। यानी कि 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक के स्टार्टिंग के काल को क्या बोलते हैं, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। ओके, इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है कि समाज में जो गुण हैं उनको क्या करता है, अपनाता है और उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता है। ओके, इस अवस्था में उससे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है कि इस अवस्था में वो समझ जाता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। ओके, और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण यानी कि व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगी। वो समझने लगता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं अपने प्रति, दूसरों के प्रति, तो उसमें किसका मतलब नुकसान है या हमारे व्यवहार से किसको ठेस पहुंचेगी या किसका अहित उसमें होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस अवस्था में बच्चा ये सब चीज़ें समझने लगते हैं कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। ओके, नेक्स्ट क्या बताया है कि आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्या है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। फ्रेंड्स, यह अवस्था किशोरा अवस्था से जुड़ी हुई होती है। किस अवस्था से, तो किशोरा अवस्था से जुड़ी हुई होती है। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है जो किशोरा अवस्था से जुड़ी हुई होती है, तो वो कौन सी है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। ओके, और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है क्योंकि उसमें समझने लगता है बच्चा कि यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है कि वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। वो समझता है कि मैं किसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, वो चीज़ें उसको इस अवस्था में समझ में आने लगती हैं। ओके, तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। ओके, और इस अवस्था में उसमें पूर्णता की चाह आ जाती है और उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। क्योंकि जब भी आपके अंदर स्वयं की इच्छा आ जाएगी, ठीक है, कि स्वयं को हमें संतुष्ट रखना है, ठीक है, तो यही क्या होता है, असंतुष्ट उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है।
उसके अंदर क्या आ जाता है, पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ओके, जब ज़्यादा वो अपने बारे में सोचने लगता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, असंतुष्टि आ जाती है। ओके, और यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे वो क्या सोचता है कि मैं जो भी समाज में गलत परंपराएं हैं, गलत धारणाएं हैं, मैं उनको क्या करूं, समाप्त कर दूं, उनको बदल डालूं। ओके, ये दृष्टिकोण उसके अंदर इस अवस्था में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ओके, इस अवस्था में नैतिक या चारित्रिक विकास चरम अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में क्या है, नैतिक और चारित्रिक विकास क्या होता है, चरम पर होता है। इसमें भली बात परिपक्वता यानी कि उसके अंदर मेजॉरिटी आ जाती है। ग्रहण करने के बाद ही इस अवस्था का विकास संभव है, क्योंकि फ्रेंड्स इस अवस्था में बालक क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ओके, जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इस अवस्था में जो बालक का विकास होता है वो चरम अवस्था पे होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या हो चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है। उसे नैतिक मूल्यों का पता होता है कि उसको किस प्रकार से नैतिक आचरण करना है, उसके चरित्र का विकास किस प्रकार होगा, वो सारी चीज़ों को समझ चुका होता है। ओके, तो वो अपने आचरण विशेष को अपने व्यक्तिगत गुणों में वो क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। कोहलबर्ग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी मैंने आज कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। तो चलिए इससे संबंधित एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। आप लोग देखिएगा कि आपका स्कोर कैसा जा रहा है। अगर टॉपिक को ध्यानपूर्वक अच्छे से आपने किया है तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो फ्रेंड्स किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और बी है व्यक्तिकता और विनिमय, सी ऑप्शन है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, और डी ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो पुट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और ए सही है, या फिर बी और डी सही है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या सही है, बी और ए सही है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे बी और ए सही है। ओके, नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। ए ऑप्शन है अलग आयु में अलग अलग तरीके से, और बी ऑप्शन है अलग चरणों में समान तरीके से, और सी ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार, और डी ऑप्शन है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोहलबर्ग के अनुसार अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से बच्चे चिंतन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन जीन पियाजे ने, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और सी है फ्रायड ने, और डी है सीयर्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट ऑप्शन किसने दिया है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉरेंस कोहलबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो नैतिक और चारित्रिक विकास की अवस्था फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था, वो कौन सी अवस्था है फ्रेंड्स? नैतिक और चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी है? ए ऑप्शन है स्वकेंद्रित अवस्था, बी है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, सी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, और डी है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बी ऑप्शन है बालकों के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। सी ऑप्शन है बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्वयं अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो कूट दिया हुआ है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, या फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोहलबर्ग क्या कहते हैं कि बाल विकास के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या बताया है कि बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स यस, पाई जाती हैं। बालकों के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। तो यस, हाँ होता है। और नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्वयं अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल राइट है, इसके तीनों ऑप्शन क्या है? राइट है। तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। तो कौन सा काल है? ए ऑप्शन है 4 से 10 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 13 वर्ष से आगे तक, और सी ऑप्शन है 10 से 13 वर्ष तक, और डी ऑप्शन है 3 से 13 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परंपरागत नैतिक स्तर का काल पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? परंपरागत नैतिक स्तर का काल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? तो किसका संबंध है? ए ऑप्शन आत्म केंद्रित निर्णय का, बी है परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण का, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण का, और डी है अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण का। तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, आत्म केंद्रित निर्णय का। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो राइट हो रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। तो नो डाउट कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर तो राइट हो रहा होगा। ओके,
तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो किस अवस्था से संबंधित है? ए ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताया गया है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध पूछा है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन किशोरा अवस्था। ओके, क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? किशोरा अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, नहीं पर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा सकता है या कौन सुमेलित है, तो इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन है पूर्व नैतिक स्तर, जो दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता है, और बी ऑप्शन है परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण है, और तीसरा ऑप्शन है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जो परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण है, और फोर्थ ऑप्शन है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो जीन पियाजे का है। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो किसका है? जीन पियाजे का है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है। कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता, वो कौन सी अवस्था है फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, सी ऑप्शन है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, किस अवस्था में बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन पूर्व नैतिक स्तर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चंस की सीरीज भी यहीं पे समाप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि 11 में से आपका कितना स्कोर हुआ, और आपकी कोई इसमें से अगर टर्म छुटी हुई है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उसको कवर करवा देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।